अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जो एडिटोरियल करा रहा हूँ वो पब्लिश हुए हैं डॉन में 9 मई को। तो 3 एडिटोरियल हैं, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बाकी जो हैं दो उनका मैं आपको सेंट्रल आइडिया दे दूँगा। अच्छा, इससे पहले कि यह है कि आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com/DonNewsEditorials ये ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है वो उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अच्छा, 3 में से हमने आज पहला एडिटोरियल करना है वो है ईरान आर्म्स एम्बार्गो। अच्छा, अब कोई भी एडिटोरियल आप पढ़ा करें ना तो उसको बैकग्राउंड आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब अगर इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए इसमें, एक तो हमारे पास 2015 में जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील जो थी वो उसका आपको पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है 2018 में ट्रंप ने जो है वो इससे बैकआउट कर लिया था इस डील से, उस बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। और इस हवाले से जो आजकल जो हमारे पास जब ये कोरोना वायरस का सारा सिलसिला चला तो तब ये कहा जा रहा था कि जो पाबंदियां लगी हुई हैं ईरान पे तो वो वहाँ उठा ले यूएस, क्योंकि ख़ासतौर पर वेंटिलेटर्स वगैरह मंगवाने में काफ़ी इशू हो रहा था ईरान को। तो उस वाले से काफ़ी तनकीद भी अमेरिका पे होती रही कि भाई ठीक है, आम हालात में तो आप जो भी पाबंदियाँ इस पर लगाई हुई हैं, लेकिन ये आजकल इस तरह का जो मसला हुआ है तो उसमें कम से कम आप ये इजाज़त दे दें। लेकिन जो है वो ट्रंप ने नहीं माना था और काफ़ी ज़्यादा इशू हुए, क्योंकि मसला ये है कि जब ये अमेरिका पाबंदियाँ लगाए थे तो दूसरी कंपनीज भी हैं, ट्रेड और दूसरी बैंक्स वगैरह कर्जा नहीं देते, इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। तो अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा था, पहले तो मैं देख लेता हूँ ये 2015 वाली हमारा इसमें हुआ क्या था। जो न्यूक्लियर डील थी उसमें ये हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस जो है ना, उन्होंने क्या कहा था कि जो सैंक्शन इन्होंने लगाई हैं वो हम उठा लेंगे ईरान के लिए, अगर जो है अपना इनका ईरान का जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम है उस पर उन्होंने कहा थोड़ा होल्ड पे रखें, क्या फ़ौरन आप जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाएं। तो इस तरह इनकी काफ़ी कंडीशंस थी कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपके लिए सैंक्शन में कोई नरमी पैदा करेंगे। तो ये एक चीज़ लाजमी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये मैंने इस टाइटल के ऊपर ये 3 ये बना दी हैं, तो ये आप देख लीजिएगा सारी उसकी क्या क्या कंडीशंस थी सारी हमारी डील की। और उसके बाद ये सारी इन्होंने कहा था कि भाई आप इनके जो इंस्पेक्टर्स होंगे उनको इजाज़त होगी मिलिट्री साइट्स को विज़िट करने की ईरान में, और इस तरह की सारी कंडीशंस थी जो पूरी इसमें था हमारे पास न्यूक्लियर आर्म डील। ये न्यूक्लियर आर्म डील में ये हमारी थी 2015 की। अच्छा, और उसके बाद 2018 में जो है ना, मई 2018 में इसने विड्रॉ कर लिया था इसने ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से, और उसने कहा था कि नहीं भाई वो ईरान है उसने अपनी वो जारी रखी हुई है सारी सरगर्मियाँ, और हमने जिस वजह से इनको रिलैक्सेशन दी थी सैंक्शंस में तो उन्होंने कहा वो ये डिज़र्व नहीं करते। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इस एडिटोरियल का बैकग्राउंड ये है कि इसमें यूएन ने जो इन पे लगाई हुई है ना रिस्ट्रिक्शंस, वो ख़त्म हो रही हैं अक्टूबर में। तो अब ख़ास तौर पे अब ये इलेक्शन भी होने लगे हैं यूएस में, तो ट्रंप की कोशिश ये है कि ये एक्सटेंड हो जाए और जितनी पाबंदियां लगी हुई हैं ईरान पे ये एक्सटेंड हो जाए। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में। As the US has begun to intensify its campaign to renew a UNSC arms embargo against Iran that is due to expire in October, the Islamic Republic has started to push back, indicating that there will be far-reaching consequences if the embargo is extended. अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। ये कह रहा है एज द यूएस, जैसे कि यूएस हैज़ बिगन, उन्होंने शुरू कर दिया है क्या, टू इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई होना है किसी चीज़ को कि आप कह लें कि रफ्तार में शिद्दत ले आना, और वो किस चीज़ की मतलब उन्होंने शिद्दत में इजाफा किया है, उन्होंने इजाफा किया है उनकी जो कैंपेन थी, इट्स कैंपेन। कैंपेन क्या होता है, मुहिम। उस मुहिम की जो है उन्होंने उसको शिद्दत में इजाफा किया है, और वो किस लिए है मुहिम, तो रिन्यू होता है किस चीज़ को आप दोबारा स्टार्ट करना है। जिस तरह अगर हम देखें ना, अगर हम कोई मैगज़ीन की सब्सक्रिप्शन लें तो हम कहते हैं कि जी रिन्यू करनी है, उसको दोबारा करना है। अब एक दफ़ा तो उन पर लगी हुई हैं पाबंदियाँ ईरान पे, लेकिन अमेरिका वाले कह रहे हैं इन पर दोबारा आप पाबंदियाँ लगाएं, जो कि मतलब अक्टूबर तक है ना, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि भी अक्टूबर के बाद भी पाबंदियाँ लगें। और ये किस चीज़ पे कह रहे हैं रिन्यू करें, UNSC आर्म्स एम्बार्गो। पहले एम्बार्गो देख लेते हैं क्या है। एम्बार्गो ये होता है हमारे पास, आर्म्स एम्बार्गो होता है रिस्ट्रिक्शन और सेट ऑफ sanctions that applies solely to weapons and may
ऑल्सो अप्लाई टू ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें आप इनको मना कर दिया जाता है कि जी आर्म्स के जो है वो आप ट्रेड नहीं कर सकते, और दूसरे भी आप ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते इसमें, ख़ासतौर पे आर्म्स पे जो है ना वो आप ट्रेड नहीं कर सकते। और अगेंस्ट ईरान, और ये किसके अगेंस्ट है? ईरान के अगेंस्ट। डेट इज़ ड्यू टू एक्सपायर इन अक्टूबर, जो कि अक्टूबर में ख़त्म होने वाला है। द इस्लामिक रिपब्लिक हैज़ स्टार्टेड टू पुश बैक। पुश बैक होता है आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करो और किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करो, तो उसे कहते हैं पुश बैक। तो जब जिस तरह के अमेरिका ने कोशिश की है कि इन पर पाबंदियाँ एक्सटेंड कराई जाएँ, तो फिर जो ईरान है उन्होंने भी क्या किया है, उस चीज़ को रेजिस्ट करना स्टार्ट किया है, इंडिकेटिंग और इस तरफ इशारा किया है दैट देयर विल बी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। फार रीचिंग होता है कि बहुत ज़्यादा इसके एक्सटेंसिव वाइड रेंजिंग क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे इफ़ द एम्बार्गो इज़ एक्सटेंडेड। अगर ये एम्बार्गो है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ईरान पे ट्रेड की और आर्म्स की, तो इसको क्या है एक्सटेंडेड, अगर इसमें इजाफा कर दिया जाए। पूरे सेंटेंस को हम दोबारा देख लेते हैं। उन्होंने कहा जैसे कि यूएस जो है उसने स्टार्ट कर दिया है अपनी मुहिम को तेज़ करना, और वो किस लिए इन्होंने मुहिम चलाई हुई है, ताकि उसको रिन्यू किया जाए, ताकि मज़ीद इनके जो क्या कहते हैं इन पर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। जो इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है हमारे पास आर्म्स एम्बार्गो, उसके अगेंस्ट जो है वो मतलब मज़ीद इनको पाबंदियाँ लगाई जाएँ अक्टूबर के बाद। और इस चीज़ के जवाब में जो है वो ईरान ने भी क्या किया है, इसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा नताइज होंगे, दूरस्थ नताइज होंगे अगर ऐसा किया गया। द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ सेड ही इज़ होपफुल दैट द एम्बार्गो वुड बी एक्सटेंडेड। उन्होंने कहा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने क्या कहा है, ही इज़ होपफुल, वो पुरुमीद है, द एम्बार्गो वुड बी एक्सटेंडेड, कि ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस ईरान पे लगी हुई हैं वो क्या है उनमें इजाफा हो जाएगा, यानी अक्टूबर के बाद भी उन पे इजाफा होगा। टू विच द ईरानियन प्रेसिडेंट हैज़ रिप्लाइड, और जिसके जवाब में ईरान के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या जवाब दिया है, दैट ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस वुड फॉलो। कहने का बड़े आप कह लें कि क्या होंगे, ग्रेव आप कह लें बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे, वुड फॉलो इफ़ डैट प्रूव टू बी केस, अगर ऐसा हुआ, यानी कि अगर अक्टूबर के बाद भी इन पर पाबंदियाँ ईरान पर लग गई। मोर ओवर द सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ सेड द मल्टीलैटरल न्यूक्लियर डील which the US unilaterally exited in 2018 will die forever if the UN sanctions are extended। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने ये चीज़ भी लाजमी पढ़ना है कि 2018 में जब इसने बैकआउट किया था ट्रंप ने, तो उस चीज़ का हवाला दिया हुआ, इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं सारा। उन्होंने कहा है कि जो सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो मल्टीलैटरल न्यूक्लियर डील हुई थी, और ये कौन सी डील की बात करें, द मल्टीलैटरल डील, इस पर पहली बात हो चुकी हुई है, वो कौन सी 2015 वाली डील, विच द यूएस यूनिलैटरली एग्जिटेड इन 2018, जो कि यूएस ने जो है इसे बैकआउट कर लिया था यूनिलैटरली, यानी खुद से ही बैकआउट कर लिया था। कहाँ पे? 2018 में। विल डाई फॉर एवर, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इफ़ द यूएन सैंक्शंस आर एक्सटेंडेड। उन्होंने कहा अगर ये यूएन की जो हैं सैंक्शंस क्या होते हैं, पाबंदियाँ, आर एक्सटेंडेड, अगर वो बढ़ा दी गई। ईरान अनीज़ क्या होता है कि जब आप एंजाइटी फील करो, अनईजीनेस फीलिंग करो, तो उन्होंने कहा ये इनका ईरान का जो मतलब ये एंजाइटी फील कर रहे हैं, परेशानी फील कर रहे हैं एट द मूव, इस फैसले पे इज़ अंडरस्टैंडेबल, इसे समझा जा सकता है। डिस्पाइट साइनिंग द लैंडमार्क 2015 न्यूक्लियर डील दैट वाज वाइडली हेल्ड एज ट्रायम्फ ऑफ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी ओवर बेलिजरेंस। उन्होंने कहा बजाय मतलब इस बात के कथन नज़र कि ये जब साइन हुई थी हमारे पास लैंडमार्क 2015 की न्यूक्लियर डील, डेट वाज वाइडली हेल्ड, और जिसको क्या काफ़ी उसको सेलिब्रेट किया गया था, हेल किया गया था, वेलकम किया गया था कि ये फ़तह है किसकी, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, कि ये इतने ज़्यादा जो ममालिक हैं उनकी क्या है, सफारती कोशिशों की फ़तह है ओवर बेलिजरेंस। बेलिजरेंस क्या होता है, आपका जो एग्रेसिव और वॉर लाइक बिहेवियर होता है, उन्होंने कहा इस सफारती तौर पर फ़तह है किसके ओवर, बेलिजरेंस के ऊपर, वॉर लाइक एक्सपीरियंस के ऊपर। और उन्होंने कहा लेकिन क्या हुआ, द फ्रूट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट हैव फेल्ड टू मटीरियलाइज फॉर तेहरान, लेकिन इसके समरात जो हैं ना इस एग्रीमेंट के वो नहीं मिले। मटीरियलाइज होना क्या होता है, मटीरियलाइज होना होता है कि टू कम इन टू परसेप्टेबल एग्जिस्टेंस, कोई चीज़ मिल जाए, तो लेकिन उन्होंने कहा इसके समरात इसको नहीं मिले, किसको, तेहरान को। This is mainly because the US has browbeaten all foreign investors thinking of putting their money in the Islamic Republic। अच्छा, उन्होंने कहा इसका बड़ा रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि US has browbeaten क्या होता है, browbeaten होता है आप किसी को इंटिमिडेट कर दो, किसी को आप
डरा धमका के आप इस तरह कह दो ना, क्योंकि इशू ये हुआ था कि अब ज़ाहिर है अब अगर यूएस जो है किसी मुल्क के साथ नहीं चलना चाह रहा, पाबंदियाँ उसने लगाई हुई हैं, तो दूसरे छोटे ममालिक होते हैं वो भी क्या है, वो भी नहीं चाहेंगे कि वो ईरान से डीलिंग करें, क्योंकि उनको फिर सामना होगा कि अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का सामना होगा। क्योंकि अमेरिका सिर्फ ये नहीं करता कि ख़ुद पाबंदियाँ लगा दे, वो ये भी कह देता है कि भाई अगर किसी और ने, जिस तरह अगर इसने ईरान पे पाबंदियाँ लगाई हैं, तो ये भी कहता है कि भाई अगर किसी ने इस मुल्क के साथ डीलिंग की तो फिर उसको भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है क्योंकि यूएस जो है वो सुपर पावर है, तो छोटे मुल्कों को भी उनकी बात माननी पड़ती है, ना सिर्फ मुल्कों को बल्कि बैंक्स वगैरह भी कर्जा नहीं देते, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि ये नाकाम इसलिए हो गई थी, इनके समरात 2015 की डील के इनको इसलिए नहीं मिले थे कि यूएस हैज़ ब्रो बीटन, ये इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से इंटिमिडेट कर दिया था दूसरी फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो जो हैं अपने पैसे यहाँ पे लगाएं इस्लामिक रिपब्लिक में। तो और वो लोग भी जो है इससे सुपर पावर से आप कह लें एक तरह से डर के इन्होंने उससे डीलिंग करनी छोड़ दी थी ईरान से, जिससे ज़ाहिर है इनकी इकॉनमी पे बहुत असर पड़ा। टू ऐड टू दिस, और इसमें मज़ीद अगर हम इजाफा करें तो डोनाल्ड ट्रम्प्स एग्जिट फ्राम द न्यूक्लियर डील डिड अवे विद ईयर्स ऑफ पेन्स टेकिंग डिप्लोमेसी। काफ़ी लंबे सेंटेंस है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रम्प का एग्जिट था, ये मतलब इसने छोड़ दिया था 2018 में, इस डील से बैकआउट कर गया था इस न्यूक्लियर डील से। डिड अवे क्या होता है, किस चीज़ को अगर हम कहें ना डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, किल करना, ख़त्म करना, तो उसका जो एग्जिट था जो अपना इसने बैकआउट किया था उस डील से, तो उसने ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म कर दिया? विद ईयर्स ऑफ पेन्स टेकिंग डिप्लोमेसी, यो सालों से यो बड़ी मेहनत करके यो आप क्या सफारती कोशिश करे थे, उसको ख़त्म कर दिया। एंड सेट वाशिंगटन ऑन अ कोलिजन कोर्स विद तेहरान, और उसे किस उस पर ले आया, राह पे ले आया, कोलिजन कोर्स विद तेहरान, जहाँ टकराव के जहाँ पे ख़तरा हो ना, उस रास्ते पे जाके ले आया तेहरान के साथ। द अमेरिकन असैसिनेशन ऑफ टॉप ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी इन जनवरी सेंट अलार्म बेल्स रिंगिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। और साथ ये काफ़ी मतलब ख़बरों में रहा, ये भी आपको पता होगा कि अमेरिकन जो थे इन्होंने मार दिया था इनका ईरान का टॉप जनरल था कासिम सुलेमानी, तो उसको मार दिया था जनवरी में। तो इसने भी क्या किया, सेंट अलार्म बेल्स रिंगिंग, इसने भी ख़तरे की घंटियाँ बजा दी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में के लिए, एज द इंटरनेशनल कम्युनिटी ब्रेस्ड फॉर अ डिस्ट्रक्टिव न्यू मिडल ईस्ट वॉर। और ब्रेस्ड फॉर क्या होता है? ब्रेस्ड फॉर होता है किस चीज़ के लिए आप तैयार रहना। तो उन्होंने कहा जब ये एक तो इन्होंने वो हटा ली थी, बैकआउट कर गए थे 2018 में, उसके बाद जब इन्होंने कासिम सुलेमानी को मारा अमेरिका वालों ने, तो ये ख़तरा हो चला था। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी क्या कर लिया था, ब्रेस फॉर कर लिया था, यानी वो भी तैयार हो गए थे कि शायद अब ईरान और यूएस की क्या है एक वॉर टाइप चीज़ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, थैंकफुली, लेकिन उन्होंने कहा शुक्र है बोथ साइड्स बैक डाउन होता है आप किसी अपने विड्रॉ कर लेना क्लेम से, ठीक है, यानी वो पीछे हट जाना। लेकिन उन्होंने कहा शुक्र है कि दोनों साइड जो हैं वो पीछे हट गई। इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, ये भी हकीकत है, दैट ईरान हैज़ सफर्ड ग्रेटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। अच्छा, अब एक उन्होंने पीछे सारी हिस्ट्री बता दी है कि भाई इनका ये अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है एम्बार्गो रिस्ट्रिक्शन, एक अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भाई उसके आगे भी ये एक्सटेंड हो जाए। तो वो उन्होंने सारी उसकी हिस्ट्री बता के अब उन्होंने आके बता रहे हैं कि ये कोविड-19 की वजह से भी है ना ईरान ने बहुत सफ़र किया है। और ईरानी ऑफिशियल्स वो कह रहे हैं कि जो पाबंदियां हैं हैव इम्पेयर्ड देयर एफर्ट्स टू सिक्योर मेडिकल सप्लाईज़। तो उसने इनकी एफर्ट्स को बड़े बुरी तरह मुतासर किया है, वीकेंड किया है, डैमेज किया है किस कोशिशों को कि हम मेडिकल सप्लाईज़ ला सकें। अच्छा, एट दिस टाइम एक्सटेंडेड द आर्म्स एम्बार्गो विद सेंड द रॉन्ग मैसेज। उन्होंने कहा इस टाइम जो है अगर हम अक्टूबर के बाद भी इस आर्म्स एम्बार्गो को जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ईरान पे, अगर हम उनको हम बढ़ा देते हैं इस टाइम लिमिट को, तो ये क्या है गलत मैसेज जाएगा इससे। एंड विल ऐड टू टेंशंस इन एन ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड वर्ल्ड। और क्या है, टेंशंस में इजाफा होगा, मुश्किलात में इजाफा होगा किसकी, इन एन ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड वर्ल्ड, वो दुनिया जो पहले ही क्या है डिस्टर्ब है, तो उसकी मुश्किलात में और इजाफा होगा। इंस्टेड ईरान मस्ट बी गिवन सैंक्शंस रिलीफ इन द मिड्स ऑफ द पेंडेमिक। उन्हें कहा लेकिन होना क्या चाहिए राइटर के मुताबिक, ईरान को दिया जाना चाहिए सैंक्शंस रिलीफ, इस पाबंदियों में जो है वो नरमी की जानी चाहिए इन द मिड्स ऑफ द पेंडेमिक, यानी इस पेंडेमिक के दौरान।
तो इरानियन इस्टेब्लिशमेंट मस्ट ऑल्सो प्रोसीड विद कॉशन, लेकिन उन्होंने कहा साथ ही ईरान की इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी कॉशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एहतियात के साथ बढ़ना चाहिए, एंड रिफ्रेन और बाज रहना चाहिए किससे, फ्रॉम रिएक्टिंग इमोशनली टू प्रोवोकेशंस। प्रोवोकेशंस होता है आप किसी के उकसाने में आ जाओ ना, तो उन्होंने कहा जो ईरान वाले हैं उनको भी एहतियात से काम लेना चाहिए और रिफ्रेन करना चाहिए, बाज रहना चाहिए कि आप रिएक्ट करो जज्बाती तौर पे, यो अगर कोई यूएस की जानिब से कोई क्या की जाए, प्रोवोकेशन की जाए, कोई उकसाया जाए, तो उन्होंने कहा इनको भी जो है वो कॉशन का मुजाहरा करना चाहिए। इफ़ द एम्बार्गो इज़ एक्सटेंडेड, और लेकिन साथ राइटर ये कह रहे हैं कि अगर इसको एक्सटेंड कर दिया गया पाबंदियों को, एंड व्हाट रिमेन्स ऑफ द न्यूक्लियर डील इज़ कटल्ड, और ये जो न्यूक्लियर डील है और जो बची है, ज़ाहिर है अब अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो क्या होगा, एक तरीके से ये ख़त्म हो जाएगी डील 2015 वाली। द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टेम्परेचर इन द मिडल ईस्ट इज़ बाउंड टू राइज, तो उन्होंने कहा जो सियासी तौर पे हमारा दर्जा हरारत है मिडल ईस्ट में वो लाजमी क्या है, बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास इस ईरान आर्म्स एम्बार्गो इसमें बताया गया था कि 2015 में हमारे पास डील हुई थी, 2018 में जो है वो ट्रंप है वो उसने बैकआउट कर गया था। उसके बाद ये पेंडेमिक के हवाले से आ गए हैं कि वहाँ पे उनको बड़ी प्रॉब्लम पड़ी इस एम्बार्गो की रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई हैं इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, और फिर राइटर ने कहा कि जी इसको हटा लेनी चाहिए रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ये मतलब इंसानियत के लिए इनको करना पड़ेगा काम। और लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर तो अक्टूबर के बाद एक्सटेंड हो गई तो यकीनन मिडिल ईस्ट का जो दर्जा हरारत है सियासी तौर पे वो बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा हम आज का दूसरा एडिटोरियल देख लेते हैं, वो है हमारे पास डिस्ट्रप्टेड लर्निंग। डिस्ट्रप्टेड लर्निंग ये है कि जितना हमारा खलल आया है पढ़ाई में इस कोविड-19 की वजह से, तो ये इसमें इन्होंने बताया हुआ है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा। मैंने आपको पहले भी एडिटोरियल इस पॉइंट पे कराए हुए हैं, तो इसको मैं बस सिर्फ ब्रीफ से आपको बता देता हूँ कि इसमें वही चीज़ उन्होंने बताई है कि जी जब ये सारे मसले सारे हो गए तो किस तरफ जाना पड़ा, ऑनलाइन सिस्टम पे जाना पड़ा। जो डेवलप कंट्रीज़ थे यूके यूएस वो तो चले गए ऑनलाइन सिस्टम पे, लेकिन जो पाकिस्तान है वहाँ पे क्या है प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि सारे बच्चों के पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है और हमारा बड़ा तबकाती फ़र्क है। और यही फ़र्क हमें यहाँ पे भी नज़र आया कि जो एलीट स्कूल के बच्चे थे वो तो पढ़ गए, लेकिन जो मुतवस्सित तबके के लोग थे उनके पास जो है वो चारा नहीं था कि वो पढ़ाई को साथ उसको कोप कर पाते। और साथ वो क्या बता रहे हैं कि एक तो वजूहात बताए हैं कि एक लो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, लैक ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, और फिर साथ वो बता रहे हैं कि उनके पास ऑप्शंस नहीं होती लो इनकम कम्युनिटीज़ के पास कि वो भी जो है इस तरह ऑनलाइन पढ़ सकें। और लेकिन साथ उन्होंने क्या कहा है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा प्रेशर भी जो है ना जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं उन्हीं पे पड़ेगा इस सारे लॉकडाउन का। और क्योंकि वहाँ पे जो वालिदैन हैं वो मजबूर होंगे ये चूज़ करने के भाई हमने बच्चे को जो है अब स्कूल भेजना है या हमने उससे कोई मुलाजमत करवानी है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या कह रहे हैं, उनका पाकिस्तान के पास पहले ही काफ़ी चैलेंजेस हैं इस कोविड-19 के सिलसिले में। और साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारा वैसे ही ड्रॉप आउट रेट जो है ना कोविड-19 से पहले भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा अब हमें और ज़्यादा इसमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ज़ाहिर है अब इन बच्चों का भी कुछ करना है हमने मतलब ज़ाहिर है अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते तो हमने छोड़ तो नहीं देना। साथ उसमें उन्होंने क्या एग्जांपल दे रहे हैं, साथ उन्होंने इसमें एग्जांपल दी है कि इसमें यहाँ पे इन्होंने कहा था, अच्छा एक तो इन्होंने एक ये चीज़ कही थी कि उनको ये फ़ैसला करने में मुश्किल होती है कि बच्चे को हम स्कूल भेजें या उससे नौकरी करवाएं। और दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि ये सारी चीज़ें इसका असर किस पे, ख़वातीन पे और लड़कियों पे ज़्यादा पड़ेगा। और उसमें जो है ना यहाँ पे इसमें क्या कह रहे थे, यहाँ पे कहते कि अगर लॉस ऑफ इवन 6 months ऑफ एजुकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 विल हैव अ प्रोपोर्शनली ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स इन लो एंड लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़। तो उन्होंने कहा इसका ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा, लड़कियों पे पड़ेगा। अच्छा, और अब उसमें वो क्या कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट को उन्होंने कहा ऑल आउट एफर्ट करनी चाहिए कि वो इसको महदूद कर सकें ये डैमेज हो रहा है स्टूडेंट्स को। और साथ वो कह रहे हैं कि सेंट्रल और प्रोविंस को एक क्या लेके आना चाहिए, एक आइडिया लेके आना चाहिए, प्रैक्टिकल प्लान लाना चाहिए, इन्फोर्सेबल एक्शन सेंटर्ड ऑन ओपनिंग अप डिफरेंट चैनल्स ऑफ लर्निंग। उनका डिफरेंट चैनल्स ऑफ लर्निंग लेके आना होगा, क्योंकि अब बड़े शहरों में तो आप ऑनलाइन सिस्टम पे चले गए, लेकिन उन्होंने कहा ये आप छोटे शहर हैं वहाँ पे आप ऑनलाइन नहीं जा सकते, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, डिफरेंट चैनल्स ऑफ लर्निंग लाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इन बच्चों को भी तालीम दे सकते हो। और साथ वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मस्ट लुक एट लोकल सिटीजन फंडेड स्टार्टअप्स दैट हैव सक्सेसफुली पायलटेड एजुकेशनल मॉडल्स इन लो इनकम कम्युनिटीज़। उन्होंने कहा ये देखना चाहिए कि किस तरह यहाँ पे हम
लोकल सिटीज़न फंडेड स्टार्टअप्स स्टार्ट कर सकते हैं इनको पढ़ाने के लिए। उनके साथ हमें क्या लेनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, इनपुट लेना चाहिए, किसका, स्टेक होल्डर्स का, एजुकेशन इनोवेटर्स का। और दीज मॉडल्स कैन बी रेप्लिकेटेड एट अ प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल्स। और यही ये छोटे छोटे पैमाने पर लोगों ने किस तरह लोगों को तालीम देनी है, उन्होंने कहा इसी चीज़ को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं कहाँ पे, प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे। और साथ ये कह रहे हैं कि हमारे लाखों की तादाद में बच्चे अभी सफ़र कर रहे हैं किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती एजुकेशन सेक्टर में। और लेकिन उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के बाद तो हालात और भी ख़राब हो गए हैं और अब लाजमी गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को एक्ट करना होगा, क्योंकि हमने एक तो इसको तो फाइट करना ही है इसको, कोरोना वायरस को, लेकिन उन्होंने कहा इसके साथ और भी क्या है, बहुत ज़्यादा हमने महाज़ों पे जंग लड़नी है, नॉट लीस्ट अमंग देम एजुकेशन। और ज़ाहिर है एजुकेशन जो है हमें बुनियादी तौर पे इसको भी यो सबसे पहले जिस चीज़ को हमने टैकल करना है उसमें ये एजुकेशन भी शामिल है। तो हम इसको मतलब लाइटली नहीं ले सकते कि अच्छा अभी बाद में देखा जाएगा, अभी जो है हम सिर्फ पेंडेमिक को डील कर लें, एजुकेशन को एंड पे कहीं जाके देख लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, एजुकेशन को भी आपने फ़ौरन देखना होगा, वो पेंडेमिक उससे तो आपने डील करना ही है, लेकिन क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है तो एजुकेशन भी को भी हमने वो लाजमी साथ लेके चलना है कि किस तरह हम ख़ास तौर पर ये मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनके लिए डिफरेंट चैनल्स ऑफ लर्निंग को हम ज़्यादा मुतारफ़ कराए जा सकें प्रोविंशियल लेवल पे भी और इस पे हमारे पास फेडरल लेवल पे भी। ठीक है, अच्छा अब तीसरा एडिटोरियल हमारे पास था, वो भी चलें मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ही है, माइनॉरिटीज़ प्लाइट। अच्छा अब इसमें वो बता रहे हैं कि रिलीजन, मज़हब जो है ना, एक वो बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी पाकिस्तान के हवाले से बात करें, किसी भी शख्स की शनाख्त के बारे में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस मज़हब और फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे ठीक है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में मौजूद है, लेकिन उसने कहा है हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं ना, वो क्या है, बिल्कुल एक डर की सी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बड़े इनसिक्योरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और उसमें क्या है, लगातार उनको क्या डिमोनाइज किया जाता है, किन की जानिब से, पावरफुल लोगों की जानिब से। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें यहाँ पे एक तो उन्होंने उसकी बात की थी, यहाँ पे एक कमीशन था हमारे पास, ठीक है एक मिनट, ये हमारे पास एक कमीशन था कि कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। एक ये इन्होंने बताया था माइनॉरिटीज़ के लिए कमीशन की बात की थी, ठीक है। और उसके बाद क्या आया था, उसके बाद इन्होंने एक बात की है, 5 पेज रिपोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा कराई थी इसने डॉक्टर शोएब सडल ने, और उस पर उन्होंने बताया कि क्या क्या मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है हमारे पास इसको अक़लियतों को। और उसमें उन्होंने क्या बताया था, इसमें उन्होंने ये बताया था कि क्या क्या मुश्किलात हमें दरपेश हैं। वी आर The formation of body simply reflects how far we are from becoming a truly equitable society in letter and spirit। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि जी मसला ये है कि जब जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे जब जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में उनके साथ कोई जुल्म होता है वहाँ पे तो हम फ़ौरन बोलते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में बहुत जुल्म होता है माइनॉरिटीज़ के साथ, लेकिन उस तरीके से बोला नहीं जाता। और हम क्या करते हैं, वी टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी हम नोटिस ही नहीं लेते इन आप कह लें यो भी इनके साथ जुल्म होता है अक़लियतों के साथ हमारे पास, ठीक है। और साथ इन्होंने एंड में जाके सिर्फ क्या कहा है, उन्होंने कहा इफ़ नोबडी, बेसिक उसमें बात यही की गई है कि जी अक़लियतों को यहाँ पे हकूक़ नहीं मिलते, और यहाँ पे उन्होंने कहा बेशक कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, लेकिन जो है ना वो हम लोग इनको इनके जायज़ हकूक़ देने से कासिर हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि इफ़ नोबडी स्टैंड्स अप फॉर व्हाट इज़ राइट, उन्होंने कहा अगर कोई नहीं खड़ा होता जो राइट है, वो नहीं कहता कि भाई वाकई अक़लियतों को भी इनके हकूक़ दो, और वॉन्ट्स फॉर अदर्स द सेम फ्रीडम एंड सिक्योरिटी दे सीक फॉर देमसेल्फ, और दूसरों के लिए भी वो वही आज़ादी नहीं चाहते जो वो अपने लिए चाहते हैं। वी विल कीप स्पेरलिंग डाउन अ वेरी डेंजरस पाथ, तो हम एक बहुत आप कह लें कि मुश्किल और ख़तरनाक रास्ते पे चल रहे हैं, जिसके जो नताइज हैं वो काफ़ी भयानक होंगे। तो बेसिकली इसमें माइनॉरिटीज़ के हवाले से बताया गया था कि पोलाइट होते हैं इनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है और इनको जायज़ हकूक़ नहीं मिलते। और दूसरा हमारे पास डिस्टर्बिंग एजुकेशन था, ये कोरोना वायरस के बाद जो भी सिलसिले हमारे पास आए हैं, ठीक है।
उसके बाद से उन्होंने बताया था कि किस तरह हमारे पास मुतासिर हुई है पढ़ाई, और जिस पर उन्होंने कहा कि हमें लोकल लेवल पे भी कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम तो हर जगह हम नहीं ला सकते। और पहला जो आज का मेन इंपॉर्टेंट हमारा था वो ईरान आर्म्स एम्बार्गो के हवाले से था कि अक्टूबर पे जो है वो इनके एम्बार्गो की रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो रही है, तो यूएस कोशिश कर रहा है कि इसको एक्सटेंड कर लिया जाए। लेकिन राइटर के मुताबिक अगर ये ऐसा एक्सटेंड हुआ तो मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। बाकी यूट्यूब पे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, youtube.com/DonNewsEditorials, और WPS ऑफिस में ये सारी आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको मीनिंग्स नज़र आ जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।